आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने फ़िल्मी जगत को बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, सौदागर, हीरो, ताल और भी ना जाने कितनी। जी हाँ, सुभाष घई जी आज हमारे साथ हैं। द शोमैन ऑफ बॉलीवुड, जाने माने राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुभाष घई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पले बढ़े सुभाष घई की पैदाइश नागपुर में हुई। बचपन से ही इन्हें मौसीकी और पढ़ाई लिखाई का शौक था, जो वक्त के साथ और गहरा होता चला गया। सुभाष घई ने साल 1975 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग और डायरेक्शन में तालीम हासिल की और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। शुरुआती जद्दोजहद के बाद सुभाष घई को आराधना, तकदीर और उमंग जैसी कुछ फिल्मों में बतौर अदाकार काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी, तो सुभाष घई ने फिल्म काली चरण से बतौर राइटर डायरेक्टर शुरुआत की, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद विश्वनाथ और कर्ज जैसी फिल्मों ने जहां सुभाष घई को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, वहीं अपने बैनर मुक्ता आर्ट्स के तले एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देकर सुभाष घई ने कामयाबी की नई इबारत लिख डाली। फिल्मकार होने के साथ ही सुभाष घई अपने फिल्म इंस्टीट्यूट के जरिए नई नस्ल को फिल्म कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव आर्ट्स में तालीम देकर सिनेमा के नए मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। सुभाष घई जैसी मशहूर और मारूफ हस्ती के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि ये वो शख्सियत है जिसने कभी रुकना झुकना नहीं सीखा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप आए और आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों से बात कर सकूंगा। फिल्म मेकर सुभाष घई को दुनिया जानती है और आजकल आप एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि किस तरह से व्हिस्लिंग वुड्स की शुरुआत हुई। ये जहाँ बैठे हैं, इस संस्था का नाम व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल है और ये एक फिल्म स्कूल है, फिल्म, मीडिया, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का। ये जो व्हिस्लिंग वुड्स है, ये वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। 1400 फिल्म स्कूल हैं पूरी दुनिया में जी। और उसमें से टॉप 10 में हमारा स्कूल है, जो मुंबई में है। और इस स्कूल में हमारे यहाँ 7 स्कूल हैं अलग अलग और 24 कोर्सेज हैं। फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक, इवेंट एंड सो ऑन, बहुत से कोर्सेज हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी तीनों को कवर करते हैं हम लोग। ये संस्था मैंने 2006 में शुरू की थी, जब मैंने फिल्म लास्ट युवराज बनाई थी। लेकिन मेरा ये सपना हमेशा शुरू से था कि व्हिस्लिंग वुड्स एक ऐसा, बॉम्बे में ऐसा फिल्म स्कूल होना चाहिए जिसमें कि बाहर प्रांतों के, पूरे भारत के बच्चे जब वो मुंबई आते हैं सपने लेके, तो उनको कोई मिलता नहीं। प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना उनके लिए मुश्किलें हैं, जान पहचान बनाना बहुत मुश्किलें हैं। तो जब मेरे ऑफिस में आते थे बहुत से बच्चे, तो बोलते साहब हम कहाँ जाएं। तब मैंने सोचा कि मैं स्टूडियो नहीं खोलूँगा, बल्कि एक फिल्म स्कूल खोलता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने अगर पैसा दिया है, एक्सपीरियंस दी है, नॉलेज दी है, तो अब मुझे, अब जो भी मैंने कमाया है वो आने वाले बच्चों को देना है मुझे। तो फिर मैंने ये स्कूल खोला कि जहाँ पर बच्चे लोग आएँ, 2-3 साल के लिए ट्रेनिंग लें और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मैं यहाँ बुलाता हूँ। सभी डायरेक्टर्स, स्टार्स, एक्टर्स, राइटर्स यहाँ आते हैं और हमारी सप्ताह में 3 मास्टर क्लासेस होती हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं,
बच्चों से मिलते हैं, फिर बच्चे जब पास होते हैं फिर वो इंडस्ट्री में जाके उनको भी मिलते हैं। तो एक रिश्ता जोड़ने का भी मैंने ये काम किया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। आजकल न्यू जनरेशन को ये समझ में नहीं आता कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स में क्या डिफरेंस है। ये समस्या मैं अक्सर फेस करता हूँ। जी। बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत फ़र्क है। जी। जैसे आप कोई गीत सुनते हैं तो आप किसको पहचानते हैं? सिंगर्स को, जो गा रहे हैं। या फिल्म देखते हैं तो किसको पहचानते हैं? एक्टर को, जो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक गीत के बनाने में पहले गीतकार उसको गीत लिखता है कागज़ पे। जी। फिर उस पर म्यूज़िक कंपोज़र उसकी ट्यून बनाता है। फिर ट्यून बनाने के बाद उसको ऑर्केस्ट्राइजेशन दिया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उस जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो सिंगर आता है और उस सिंगर को म्यूज़िक कंपोज़र बताता है कि तुमको कैसे गाना है और ये लिखा हुआ कागज़ है, इसको पढ़ के गाना है ना। जी। लेकिन अब ये जो चारों आदमी हैं ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट में आ गए और जो सिंगर है वो परफॉर्मर हो गया। लोग क्या समझते हैं कि ये सिंगर है और इसी ने शायद लिखा है, इसी ने शायद सोचा है, इसी ने शायद ट्यून बनाई है और इसी तरह से इतना अच्छा गा रहा है। लेकिन जो उसकी ट्यून की महत्ता है वो कंपोज़र को मिलनी चाहिए। और जो उसकी लिखाई की, जो उसकी शायरी है, जो उसका जो भी लिरिक्स हैं, उसका उसको गीत लिरिक्स राइटर को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जो क्रिएट करने वाले लोग हैं वो सेक्शन अलग होता है, जिसको बोलते हैं कि क्रिएशन, रचना। रचना करना अलग बात है, रचना को परफॉर्म करना अलग बात है। ये दो अलग अलग किस्म के लोग हैं। जैसे फिल्म बनती है हमारी, तो उसमें हमारे कम से कम 34 ललित कलाएं हैं, 34 आर्ट एंड क्राफ्ट हैं एक फिल्म बनने में। उसमें डायरेक्टर है, राइटर है, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, एडिटर है, वेशभूषा का आदमी है, मेकअप का आदमी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से आर्ट। वो सब लोग मिल के एक टीम बनाकर एक फिल्म को लिखते हैं, शूट करते हैं, बनाते हैं। और फिर जो लिखा हुआ है वो आर्टिस्ट को बोलते हैं, एक्टर को, कि भाई तुम ये ऐसा बोलो, ये ड्रेस पहनो, ऐसा मेकअप करो, अब कैमरे के सामने आकर ये करो। तो वो परफॉर्म करता है। तो एक्टर इज ए परफॉर्मर, सिंगर इज ए परफॉर्मर, बट राइटर डायरेक्टर इज ए क्रिएटिव पर्सन। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो कि नॉर्मली लोग, जब मैं यंग था, हम 16, 17, 18 साल के, तो स्कूल में प्ले कर लेता था जी। तो उस वक्त मुझको ये लगता था कि अगर मैं अच्छा लगता हूँ शीशे में तो मुझे हीरो बनना चाहिए। हाँ। तो 17-18 साल की उम्र में आपको पहले ही लगता है कि मुझे परफॉर्मर होना चाहिए। और ज़्यादातर यंगस्टर्स को ये लगता है कि मुझे हीरो होना चाहिए, मुझे सिंगर होना चाहिए, बनना है। और यही सोच लेके वो आ भी जाते हैं। 90% बच्चे ऐसे, 95% बच्चे ऐसे सोचते हैं, बिकॉज वो उम्र भी कच्ची होती है जी। लेकिन बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो महत्ता रचना में है, क्रिएशन में है, उसकी इज्जत अलग है। उसकी एक प्रधान सत्ता होती है कि अगर अच्छी कहानी होगी, अच्छी फिल्म बनेगी तो एक्टर भी निखर के आएगा। बिल्कुल। तो एक्टर की मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने FTI में एक्टिंग कोर्स किया था। अच्छा। लेकिन जब मैं बॉम्बे में आया और एक्टिंग शुरू की तो मैंने आराधना में, उमंग में और कुछ फिल्मों में हीरो भी रहा शुरुआती दौर में। हाँ। तो जब मैंने रहा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा एज ए परफॉर्मर मैं एक्टिंग तो कर रहा हूँ लेकिन डायलॉग तो इसने लिखे हैं, मेकअप तो ये कर रहा है, डायरेक्शन ये कर रहा है, वॉइस कोई रिकॉर्ड कर रहा है, गाना कोई गा रहा है, मैं लिप सिंक दे रहा हूँ। तो मुझे लगा आई एम द पार्ट ऑफ द प्ले, ऑफ द फिल्म। अब मुझे था कि मुझे ये फिल्म बनानी है, मैं कहानी लिखूं, डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं और मैं सब एक्टर को बताऊं कि ये ऐसा होना चाहिए। अब मुझे तो डायरेक्टर बता रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो उसी की रचना पे चल रहा हूँ। तो ये मेरे अंदर एक अर्ज थी, इसलिए फिर मैंने एक्टिंग छोड़ के मैं राइटर बना 3 साल के लिए। मैंने दूसरे प्रोड्यूसर के लिए स्क्रिप्ट लिखे, फिर मैं डायरेक्टर बना, फिर मैं स्क्रिप्ट में सुनाने लगा तो किसी ने कालीचरण दे दी, विश्वनाथ दे दी, वो हिट हो गई। फिर उसके बाद 12-13 मेरी और हिट हो गई, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बना जी। उसके बाद तो ज़िंदगी चलती रही ऐसे। लेकिन ये था कि जो मुझे आनंद अपने क्रिएशन में आता है वो परफॉर्मिंग में नहीं आता। और कई ऐसे हैं गुणी लोग जिनको परफॉर्मिंग नहीं अच्छा लगता है। बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं,
पर बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दो अलग डिपार्टमेंट हैं, दो अलग विधाएं हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपनी उम्र में, कच्ची उम्र में किस तरह से अपने गुण को पहचानेंगे कि मैं परफॉर्मर हूँ या क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ। वो इसी तरह से पहचान सकते हैं कि जब आप कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस करने की और उसकी एप्रिसिएशन आपको मिलती है स्कूल से या पड़ोसियों से या संस्थाओं से, तो आपको पता लग जाता है कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ या परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ। तो आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, रिडिस्कवर करते हैं और एक स्थान बनाते हैं कि मुझे इस दिशा में जाने चाहिए। भी जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आके पहले 4 साल खराब ही किए, ये सोच के कि मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो बनना है जी। अगर मैंने 4 साल पहले ही सोच लिया होता कि मैं राइटर डायरेक्टर बन जाता हूँ तो मेरे और 4 साल बच जाते थे। तो वो जो कंफ्यूजन होता है यंग एज में कि व्हाट आई एम, हु एम आई, खुद को समझना जरूरी है। प्लस पॉइंट, मेरे अंदर प्लस पॉइंट क्या है, डिस्कवर क्या है, डिस्कवर करना पड़ता है, खुद को आइडेंटिफाई करना, जी, जी। डिस्कवर करना कि किस तरह से हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आपकी बहुत सी फिल्मों में भी आपका डायरेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि आपने कभी भी किसी की कॉपी नहीं कही, आपने हमेशा कुछ नया, कुछ अलग दिया। एक्टर होने के नाते मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं कैरेक्टर लिख सकता था, तो अपने एक्टर्स को बहुत इजीली तरीके से बता सकता था कि खलनायक कैसे काम करता है, खलनायक की परफॉर्मेंस कैसे करनी है, लखन की परफॉर्मेंस कैसे करनी है, ताल में विक्रांत की परफॉर्मेंस कैसे करनी है। तो ये सब परफॉर्मेंस में अपने कागज़ पे लिख के फिर मैं उनको करके बताता हूँ। अच्छा। तो जब वो करके बताता हूँ तो वो कर लेते हैं, फिर इसीलिए उनके परफॉर्मेंसेस जो है निखरते आते हैं। अगर आपने देखा होगा कि मेरी सभी फिल्में हुई, चाहे कर्ज में ऋषि कपूर हों या हीरो में जैकी श्रॉफ हों या मेरी जंग में अनिल कपूर हों, संजय दत्त खलनायक में हों, सबकी परफॉर्मेंस क्यों निखरी है? बिकॉज उसके पीछे एक राइटर भी है और एक छुपा हुआ एक्टर भी है, सुभाष घई, जिसने उसकी ट्रेनिंग ली है जी। और मैंने सब बच्चों से ये कहूँगा कि आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए। फिर उसके बाद आज ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ गया है बहुत। आज जब तक आप बेस्ट नहीं होंगे, एक्सीलेंट नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आपको मौका मिले वो पहले ट्रेनिंग लीजिए उसकी, ताकि आपको खुद पता लग जाएगा कि मुझे अपने आप में क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट हैं, अब मैं कौन सी चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपके आने वाले जीवन के 3-4 साल वो बचा देगा, बिकॉज यू विल बी इन ए राइट डायरेक्शन। बना तो कोई भी नहीं सकता है, वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, लेकिन एक स्कूल और शिक्षा जो है वो आपको उसकी मति और मार्गदर्शन सही देती है। और इसीलिए शायद आप आजकल स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये व्हिस्लिंग वुड्स खोलने लगा जी, तो मैंने उस वक्त रिसर्च वर्क बहुत किया। अच्छा। मैं कुछ विदेशों में 20-22 विदेशों में गया मैं, और वहाँ के जितने फिल्म स्कूल थे उनकी मैंने टूर किया, फोटोग्राफ्स ली, वहाँ के लोगों से मिला। और मैंने जब अमेरिका और लंदन में, यूरोप में गया तो वहाँ मैंने एक बात देखी कि जो हमारे भारत की एजुकेशन है वो है मेमोरी बेस्ड, रट्टा मार। रट्टा मारा और जीत गए और पास हो गए। और जो उनकी एजुकेशन है वो है स्किल बेस। यानी तब मुझे बात समझ आया कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। रट्टा मार नहीं। रट्टा मार में ये होगा कि भाई जो तुमने कहा मैंने कर लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। रट्टा मार में बोला ए फॉर एप्पल, तो सब जानते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड है तो बोलेगा फॉर ए फॉर आंटी क्यों नहीं, ए फॉर अगस्त क्यों नहीं, वो सवाल भी करेगा। स्किल बेस का मतलब होता है कि उस चीज़ को समझ के उसको गहराई में जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ना, ये लिखा है तो क्यों लिखा है, राइटर ने लिखा है और तो तभी क्या? शायद क्रिएटिविटी भी निकलती तभी है। उसकी क्रिएटिविटी निकलेगी, ताकि उस चीज़ को आपने एब्जॉर्व कर लिया तो आप खुद उस सब्जेक्ट को इतना अच्छा समझते हैं जो शायद वो लिखने वाला भी उतना अच्छा नहीं समझ पाता। तो स्किल बेस्ड, जैसे हमारे मजदूर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वो भी स्किल बेस होते हैं। वो जरूरी नहीं कि उन्होंने शिक्षा ली हो, लेकिन उनको मालूम होता है कि इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से दरवाज़ा बनना है, ऐसी खिड़की बनानी है। वो कारीगर होते हैं, दे आर स्किल बेस्ड। और यही अगर पढ़े लिखे लोग भी स्किल बेस हो जाए, एजुकेशन भी हमारी स्किल बेस हो जाए, तो आप सोचिए कि एक डॉक्टर, डिज़ाइनर, जुडिशरी, पॉलिटिक्स किस तरह से डिज़ाइन कर सकता है। कि वो रट्टा मार नहीं आएगा कि ये चलता है और ये नहीं चलता है। वो एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएगा, चाहे आपके पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आपके जुडिशरी में हैं, मीडिया में हैं।
या आप डॉक्टर मेडिसिन में हैं, लॉ में हैं, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। ये कोई ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिव का मतलब खाली डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्पीच। नॉट लाइक, क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। yes. अगर आप खाना भी बना रहे हैं, चपाती भी बना रहे हैं, समोसे भी बना रहे हैं, अगर आपने क्रिएटिव तरीके से किया तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तो जो स्किल है वो आपको डिज़ाइनिंग की तरफ खींचती है। एक नए तरीके से मैं कैसे पेश करूं, इसको मैं चीज़ को पूरी तरह समझ लूं। जो समझ है उसकी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन रट्टा मारने से या पढ़ लेने से और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए काम करने से। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और है। फिल्म मेकिंग में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आती है। मैं आपको फिल्म मेकिंग की बात बताऊँ। हाँ जी, बिल्कुल। कि मैं जब ने पहली फिल्म डायरेक्शन कालीचरण की थी, जी जी। तो मुझे बिल्कुल भी डायरेक्शन की समझ नहीं थी। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं एक्टर था या राइटर था, उस टाइम मैं जब फिल्मों में काम कर रहा था, तो उस वक्त मैं सब तरीके से देख रहा था, ये कैमरा कैसे चलता है, ये एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, लाइटिंग का क्या मतलब होता है, ये साउंड का क्या मतलब होता है। मैं कर रहा था एक्टिंग, लेकिन मैं पूरे एनवायरनमेंट को पकड़ रहा था, समझ रहा था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसको सिनेमा की लैंग्वेज में लिखा मैंने। तो जब मैंने सुनाया कालीचरण सब्जेक्ट, तो उसको सिनेमा की लैंग्वेज में सुनाया। जब मुझे डायरेक्शन मिली, तो मैं पहली डायरेक्शन थी जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं था, लेकिन वो जो पुरानी समझ थी वो इतनी मुझे काम आई। तो मैंने सब टेक्नीशियनों को कहा कि मैं नया हूँ, मुझे काम नहीं आता है, लेकिन मैं आपको विजुअली बता सकता हूँ, नरेट कर सकता हूँ कि ये सीन ऐसा होगा। तो सब ने मेरी मदद की। अब आप सोचिए कि अगर समझ नहीं होती तो कालीचरण मैं इतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं बना सकता था। बिल्कुल, जैसे आपने बात की स्टोरी नरेशन की, हाँ। इसी में बात आती है कि किस तरह से स्टोरी के थ्रू भी आप बहुत चीज़ों को डेवलप करते हैं। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि आप कहानी कैसे लिखते हैं। हाँ। जैसे कि आपको आइडियाज़ कैसे आते हैं फिल्म में। जी। चाहे परदेश बनाई, ताल बनाई, अपने राम लखन बनाई, तो मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि देखो, लिखने का, स्टोरी का कॉन्सेप्ट तो कोई भी सोच सकता है। हर बंदा एक कहानी लेके बैठा है। हर फैमिली में, हर परिवार में एक एक कहानी सब बता सकते हैं, लेकिन उसके बताने का जो तरीका है वो आपको तभी आएगा जब आप एक गुड रीडर होंगे। जब आप रीडर अच्छे हैं। मैं अपने बचपन में स्कूल में कितने साल तक एक नावल रोज़ पढ़ता था। उपन्यास में पढ़ता था, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद का हो, शरद चंद्र का हो, टैगोर साहब का हो, प्यारेलाल आवारा का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब मैगजीन पूरी पढ़ लेता था कि ये कैसे लिखते हैं। इतना प्रभावित जो है प्ले कैसे लिख दिया इन्होंने। तो जब जितना पढ़ते हैं स्टोरीज, आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टोरी क्राफ्ट की समझ आती है कि कहानी ऐसे बताई जाती है। तो कहानी का बताना, एक कहानी का होना और कहानी का बताना दो अलग चीज़ें हैं। कहानी तो होती है, हम बता नहीं पाते। बिल्कुल नहीं बता पाते। तो जब आप नरेट करते हैं सिनेमा में या स्क्रीन के ऊपर या इवन टेक्स्ट में या पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कहीं भी लिखते हैं, तो आपको जो लिखावट है, जो आपकी सोच है, वही तो आएगी ना। पर वो आपको, वो विशेषता, आप गुण आप में आना चाहिए। और वो आता तभी जब पढ़ते हैं। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक आप नहीं समझ सकते जब तक आप सुनते नहीं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए आपको मैक्सिमम सुनना पड़ता है। जितना आप सुनेंगे उतना आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना पढ़ेंगे उतनी आप कहानी बना सकते हैं, जितनी फिल्में देखेंगे, प्लेस देखेंगे, उतना प्लेस अच्छे लिख सकते हैं, सिनेमा अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आपके हर फिल्म में म्यूज़िक की भी एक अलग इम्पॉर्टेंस थी और आपने इंडियन फोक को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे हीरो में आपने फ्लूट यूज़ की है, ताल में नगाड़ा, राम लखन में आपने डफली को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कैसे क्रिएट कर पाते हैं? क्योंकि म्यूज़िक जो है हमारे भारतीय के संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग्य है। हमारे सभी जितने नाटक हैं, हम जितने कहानी रामलीला भी बताते हैं या कहानी भी बताते हैं, तो हम गा के सुनाते हैं। हम हर फेस्टिवल अपना गा के सुनाते हैं। अगर कोई मरेगा भी तो हम गीत गा रहे होंगे, कोई जिएगा, बर्थडे होगा तो भी गा रहे होंगे। तो गाना और म्यूज़िक जो है हमारी एक संस्कृति में, एक भारतीय जीन्स में है, हमारे डीएनए में है। जी। तो जब हम कहानी म्यूज़िक के थ्रू बताते हैं तो लोगों को अच्छी तरह भी अच्छी समझ आती है, उनको आनंद भी आता है उसमें। तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए फिल्म स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। इसीलिए आप देखिए कि
बाहर सिर्फ नाटक बताएंगे, लेकिन जब भारतीय फिल्में देखेंगे, सिनेमा देखेंगे तो उसमें गाना ज़रूर होगा। बिल्कुल। उस गाने के थ्रू लोग ये समझ जाएंगे कि इसके दिल में क्या चल रहा है कैरेक्टर के, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। ये व्यथा जो है वो एक एक्सप्लेन तरीके से, व्यापक तरीके से बताई जा रही है और उसका इमोशनल कनेक्ट मिलता है उनको। हाँ। फिर बाद में जब वो गाने सुनते हैं तो उनको वो पिक्चरें याद आती हैं, उनको प्रसंग याद आते हैं, वो कैरेक्टर याद आते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत नाता बन जाता है आपकी प्ले का और ऑडियंस का। सिनेमा में जिस तरह से इंडियन कल्चर चेंज हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इंडियन सिनेमा में इंडियन कल्चर है, फ्रेंच सिनेमा में फ्रेंच कल्चर है, अमेरिका सिनेमा में अमेरिकन कल्चर है। लेकिन आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर मैं पूछ रही हूँ। देखिए, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे सिनेमा की कहानियों में भी परिवर्तन होता है, सिनेमा में बदलते हैं। अभी टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स की फिल्में हैं, आप पठान देख सकते हैं, ब्रह्मास्त्र देख सकते हैं, इस तरह की फिल्में हैं। पहले टेक्नोलॉजी कम थी, पहले ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ह्यूमन इमोशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था। अगर आप देखें तो पहले जो संस्कृति थी, जैसे कि आज से 50, 60, 70 साल पहले जो थी, वैल्यूज़ की बहुत कदर थी, पैसा बहुत सेकंड था उनके लिए, इंसान पहले था, उसके सिद्धांत प्रथम थे। अभी पैसा और पावर पहले आ रहा है, सिद्धांत और वैल्यूज़ जो है दूसरी जगह ले रही हैं। पहले हम लोग हीरोइन दिखाते थे कि अगर हीरोइन ने हीरो का हाथ या पकड़ लिया, क्लोज ले लिया आपने, तो लोग पूरी ऑडियंस कहते थे अब इनकी शादी हो जाएगी। इसी अभी बारिश कर लो या तूफान कर लो या कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप बता दो तो भी तो हो सकता है शादी होगी या नहीं होगी, मालूम नहीं भैया। ऐसा है जी। तो कल्चर बदला 50 साल के अंदर। तो आपको जैसे पॉलिटिक्स में बदला है, समाज में बदला है, मीडिया में बदला है, वैसे सिनेमा में भी बदला है ऐसे। तो वो बदलाव जो है, इसीलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज आप जापान के बारे में जानना चाहते हैं या फ्रांस के बारे में जानना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उनकी फिल्में देखनी चाहिए। अच्छा। जब उनकी फिल्में देखते हैं तो आपको पता लगता है कि वहाँ का पुलिस ऑफिसर ऐसे सोचता है, क्रिमिनल ऐसा होता है, वहाँ का अफसर ऐसा होता है, बीवी ऐसी होती है, हस्बैंड ऐसा होता है, बच्चे ऐसे होते हैं। तो जब उनके परिवार आप देखते हैं, खाली शक्लें नहीं, कि वो शक्लें तो अलग होती हैं, लेकिन उनका कल्चर के बारे में मालूम पड़ता है। तो सिनेमा हमेशा अपने देश के संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल वैसी आज भी हमारे सबसे भी जो बेस्ड है मैक्सिमम फिल्म्स अगर आप देखें भारत में, रामायण और महाभारत पे हैं, क्योंकि हम जीते ही उस एपिक्स में हैं। रामायण होनी चाहिए और महाभारत होनी चाहिए। ये सब की कहानियाँ हमारी जड़ी हुई हैं, हम सब कैरेक्टर को जानते हैं। हम उसको कहते हैं अरे अरे भाई कुंदन लाल, अभी विभीषण की तरह बात मत करो, अरे भाई तू तो शकुनी की तरह बात कर रहा है, ये भाभी तो एकदम सीता है, भैया तो एकदम राम है, होता है ना। हम खुद ही कंपेयर करते हैं, हमारे नाम भी ऐसे हैं, महेश, कृष्ण, राम, इस तरह के नाम हैं। तो हम बहुत प्रेरित हैं, वी आर वेरी एपिकल पीपल एंड ये हमारी संस्कृति है, उससे जुड़े रहते हैं। तो उस तरह की जब फिल्म आती है तो हमको अच्छा लगता है और उससे हम कनेक्ट कर जाते हैं बहुत आसानी से। अब राम लखन अगर फिल्म देखें तो राम राम है, हाँ। और लखन उतना ही शरारती है। बिल्कुल, वो आज का शरारती, और लखन जो है उस उपन्यास का नहीं है। हाँ। लखन जो है वो 1984 का है, शुरू से ही वो चीज़ उसमें दिखाई, इसलिए आपने दिखाई देती, अग्रेसिव है। हिट फिल्मों की बात तो सब करते हैं, लेकिन वो फिल्में जो नहीं चल पाई उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी खुद की फिल्में हैं, मैंने कुछ 19 फिल्में बनाई हैं मैंने आज भी तक, और उसमें से 12 सुपरहिट हुई हैं, 3 एवरेज गई हैं और 4-5 नहीं भी चली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पिक्चरें नहीं चली वो मेरी बहुत प्रिय हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इससे जो पिक्चरें चल गई वो तो पब्लिक की हो गई जी, वो तो आप लोगों की हो गई। अब जैसे मैंने पहले कालीचरण विश्वनाथ फिल्म बनाई थी, उसके बाद मेरी 2 फिल्में नहीं चली, गौतम गोविंदा और क्रोधी, जो मुझे बहुत प्रिय है। आज भी मैं उनको बड़े चाव से देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने उतनी ही मेहनत, उतनी डेडिकेशन, उतनी सिंसियरिटी से बनाई थी। लेकिन कभी कभी फिर उसके बाद मेरी 2 पिक्चरें नहीं चली, कृष्णा एंड युवराज। तो ये फिल्में मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। मैं अगर कभी आपको समय मिले तो आप ज़रूर देखिएगा जी, बिल्कुल। ये फिल्में, और उसकी जो गुण है और उसका जो स्तर है, उसका जो स्टेटस है, वो सिनेमा से बहुत ऊपर है। तो अच्छा। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जो हम कहानी बताते हैं अपनी फिल्मों में, हमारा गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन कहानी कभी कभी हमारे
पब्लिक के स्टेटस पे, मेंटल स्टेटस से आगे निकल जाती है या पीछे रह जाती है। समटाइम उनकी समझ से हम दूर हो चले जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, तो वो फिल्म फिर बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती, लेकिन वो फिल्म याद रहती है। अब मैं कर्ज फिल्म अगर आपको बताऊं तो शुरू के अंदर जब 1980 में रिलीज हुई थी कर्ज फिल्म, तो फिल्म चली नहीं थी। लोग ये पूछते थे कि सुभाष जी आपने ये फिल्म क्यों बनाई, इसमें राज किरण मर जाता है तो ऋषि कपूर को क्या तकलीफ है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त उनको ये मालूम ही नहीं है कि भाई जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो शरीर तो बदलेगा। बिल्कुल। पर फिल्मों में क्या होता था, वो एक ही रोल करते थे, पुनर्जन्म में एक ही बात होती थी। मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई मैंने आपको ऐसा कहा है कि जब आत्मा जन्म लेती है दोबारा तो शरीर तो बदलेगा। हाँ। जब शरीर बदलेगा तो घर भी देखेगा वो। लेकिन नहीं समझ आया। आज की डेट में वो बहुत फेवरेट फिल्म है। 40 साल के बाद भी उसका म्यूजिक जो फिल्म है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम फिल्म फॉर अस, फॉर इवन इंडिया आई वुड से। तो समय के साथ भी होता है ना, कभी आप आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। अगर आपने कृष्णा फिल्म देखी है तो उसमें हमने भारतीय संस्कृति की बात की, सब चीज़ों को किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कल्चर के बारे में मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से एक अंग्रेज लड़की जो है वो भारत की पूरी यात्रा करती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, यू नो, और वो उसको आंखें खुलती हैं कि भारत जैसा तो कोई देश ही नहीं है। ये तो जेम है इसके अंदर, इसको निखारा नहीं गया अभी तक, लेकिन आंतरिक रूप से ये बहुत बड़ा बलवान देश है, ऐसा कृष्णा में मैंने बताया। अब देखिएगा फिल्म। और युवराज के अंदर मैं बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी सिम्फनीज, वियाना, वो जो इंटरनेशनल लेवल का म्यूज़िक जो है, और उसके जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो थोड़ा सबड्यूड लेवल पे थे। एक फिल्म मेरी ब्लैक एंड वाइट है, अगर आप देखें तो वो ज़रूर देखिएगा, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। ये फिल्में जो थी एवरेज गई या नहीं चली, पर इस फिल्मों में अपनी एक बात है, और आज भी मुझे उन फिल्मों पे अभिमान है। फेलियर से मैं कभी डरा नहीं। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप काम अच्छा कीजिए। अगर आपने अपने आंतरिक रूप से अच्छा काम किया, फेल होता है होने दीजिए, फिर कीजिए नेक्स्ट। चलना ना चलना वो सब विधाता के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, पर आप सुदृढ़ रहिए। आपने कहीं पर कहा भी था कि फेलियर्स जितने आए मेरी लाइफ में, उससे ही मैं शायद सक्सेसफुल बना। फेलियर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर फेलियर नहीं है तो आप लंबा नहीं चल सकते। क्योंकि सक्सेस जो होती है वो अहंकार लाती है। सक्सेस जो है आपको एक दूसरी दिशा पे ले जाती है। फेलियर आपको रोकती है, आपको परीक्षा देती है कि देखो ऐसा भी हो सकता है, अभी संभल के काम करना। फेलियर तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी दिशा में हो। आप फिल्म बनाते समय कॉमन मैन की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं या कोई फॉर्मूला है इसका आपके पास? मैं कॉमन मैन की साइकोलॉजी इसलिए समझता हूँ कि मैं खुद कॉमन मैन हूँ। उसी में दिल्ली का रहने वाला हूँ। वहाँ स्कूल में मैंने पढ़ा, वहाँ की चांदनी चौक के सब लोगों को जाना। तो मेरी एक पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं अभी भी आम लोगों के बीच में जीता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं गलियों में घूमता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ, दुकानदारों को देखता हूँ, मजदूर को देखता हूँ, बस ड्राइवर को देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मैं संपर्क रखना चाहता हूँ उनसे। जब सब संपर्क रखते हैं, एक होता है कि आप महल में बैठे खिड़की से देख रहे हैं, कार में बैठ के गरीबी देखी तो क्या देखी, अब जरा गरीब के साथ खाना खा के देखिए, उनके साथ चाय पीन के बैठे देखिए, उनके घर जाइए, फिर आपको पता लगेगा कि क्या कैसे सोचते हैं। उनमें भी एक अपनी शक्ति है। तो जब आप आम आदमी के संपर्क में प्रैक्टिकल रहते हैं, यू हैव टू एक्सपीरियंस दोज पीपल। यू कैन नॉट जस्ट टॉक कि मैंने बहुत पढ़ा है, गरीबी के ऊपर नॉवल पढ़े हैं और मैं फिल्म बना लेता हूँ और मैं लेक्चर दे सकता हूँ। भाषण तो दे सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस किया क्या आपने? ये बहुत, आज भी हमारे जितने राजनीति नेता जो बहुत अच्छे नेता हैं, वो ज़िंदगी से नीचे से आए हैं। अगर आप देखें, वो ज़मीन से जुड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, अब और भी अच्छे कितने नेता हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ज़मीनी तौर पे उनका आस्ता आस्ता प्रगति हुई है, उत्थान हुआ है और उन्होंने जीवन को पहचाना है। इसलिए वो दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को देख सकते हैं कि उस दुख से वो गुजरे हैं। अब एक नाटक ऐसी चीज़ होती है कि नाटक के द्वारा आप अपना विवेक बढ़ाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सबको कि पहले ज़माने में
सदियों पहले की बात है कि जिस वक्त राजा लोग होते थे, एम्पायर होती थी उनकी, तो अलग अलग आइलैंड थे। तो उस आइलैंड में एक राजा अपने बच्चे को 2 टीचर रखता था, 2 टीचर्स देता था। अच्छा। एक इंग्लिश सिखाने वाला और एक नाटक सिखाने वाला। अच्छा जी। वो लंदन से मंगवाते थे कि इंग्लिश आएगी तो ये पूरे विश्व में भाषा सीख के अपना व्यापार कर सकते हैं। अच्छा। व्यापार के लिए ये हमारी भाषा, हमारी चाइनीज़ है, जापानीज़ है, भारतीय है, जो भी है, तो इस भाषा से वो व्यापार कर सकता है। जी। और नाटक इसलिए कि ये राजा का बेटा है, तो नाटक के अंदर जब एक किसान का रोल करेगा, जब एक मजदूर का रोल करेगा, तो ये मजदूर की अनुभूतियाँ और उसके अनुभव ये महसूस कर सकता है। तो इसको उस सोसाइटी में भी रहना पड़ता है, क्योंकि वो हर तरह के कैरेक्टर्स करते करते उसको एक्टर नहीं बनाना, लेकिन उसको उसका विवेक डेवलप करने के लिए। सो मैं समझता हूँ कि जो कला है नाटक की, थिएटर की, ये व्यक्ति निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ये तो हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। इससे आपका विवेक बढ़ता है, आपका एक दृष्टिकोण बढ़ता है, आपको समझ आती है कि लोग कैसे रहते हैं। हर एक की आप तारीफ कर सकते हैं, मजदूर से लेके, वर्कर से लेके, ऑफिसर से लेके, एग्जीक्यूटिव से लेके। ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। कोई भी काम छोटा नहीं है, छोटे से छोटा भी आदमी बहुत अच्छा काम करता है। फर्श साफ करने वाले भी इतना अच्छा फर्श साफ करता है कि आप उसमें चेहरा देख सकते हैं। आप सोचिए आपका कैसे दिल खुश हो जाता है। तो एक्सीलेंस तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और इसीलिए शायद आप सोशल सर्विस को भी बढ़ावा देते हैं। सोशल सर्विस हर आदमी को इसलिए करनी चाहिए कि हम सोशल हैं, हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हमको मदद करते हैं, तो जब हमारे पास होता है तो हम दूसरों को मदद करते हैं। जो पैसे कमाने वाला है वो पैसे में टैक्स देता है, टैक्स वाले जो गरीब को मदद करते हैं। टैक्स क्यों बनाया गया? इसलिए कि आपका कुछ हिस्सा जो है जिनके पास नहीं है उनको मिलना चाहिए, इसलिए टैक्सेशन बनाया गया। इसलिए आपकी सोशल ड्यूटी है कि आप अपने पास जो भी है, आपके पास मान लीजिए विद्या है या धन है या श्रम है या स्किल है, वो आप शेयर कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। मैंने स्किल इंडिया के अंतर्गत मैंने स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में था मैं, तो वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था विद्यादान, कि सबसे बड़ा दान विद्यादान है। बिल्कुल। कि हर, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, उसको अपने एक हफ्ते में 2 घंटे किसी भी स्कूल को जाकर फ्री अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए बच्चों को। जब आप स्कूल और कॉलेज में जाएंगे और आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आप 50 साल के, 60 साल के हो गए, तो आपको ये सोशल सर्विस करनी चाहिए। मजबूरी नहीं कि उसने कहा है या मुझे पद मिल जाएगा या मुझे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, दिल से। ये आपके दिल से होना चाहिए। विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। और जो भी आपकी विद्या को, जरूरी नहीं कि आप बहुत फिलोसफर हों या PhD हों, आप एक कारपेंटर रहें, आप कारपेंटर हैं, आप बहुत मतलब अच्छे कारपेंटर रहें, 50 साल की उम्र हो गई, तो आप उस कारपेंटरी शॉप में जाके बता सकते हैं कि आज क्या चेंज आया है, आज क्या होना चाहिए, इसका क्या हुनर है, क्या तरीका है। तो आपने बहुत बड़ा योगदान दिया सोशल लाइफ में। एक दूसरे का सम्मान करना, सर्वधर्म सम्मान करना, नफरत को, विभेद को, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को निकाल देना, ये भी एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है। बिल्कुल। अपने अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य को समझना, ये आपकी एक नागरिकता का प्रमाण है। ये नहीं कि सिर्फ बातचीत करने के लिए मेरा देश महान हो, मैं तो महान नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा देश महान तभी होगा जब मैं और आप और ये तीनों मिलकर महान बनेंगे। इच्छा रखें, वो कर्म में आना चाहिए, खाली धर्म में नहीं। धर्म एक सिद्धांत है, पूजा एक मेडिटेशन है, प्रार्थना एक मेडिटेशन है, धर्म एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत कर्मों में आना चाहिए ना। बिल्कुल, कर्मों में आना चाहिए, कर्मों में आना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि धर्म के लिए लड़ना है हम। सुभाष जी, आजकल के मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया की जो आज की मीडिया है उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जिस तरह से हमारे देश में राजनीति, जुडिशरी और दूसरी संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ कि जो मीडिया की संस्था है, जो अपने आप में थर्ड स्टेट बोलते हैं उसको थोड़ा सा और सीरियस लेना हमारे लिए आवश्यक हो गया है।
उसकी वजह ये हो गई कि हमारी पॉपुलेशन जो पहले 35 करोड़ थी, आज वो 140 करोड़ हो गई। बच्चे बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं। जब लोग बढ़ जाते हैं एक कमरे के अंदर जिसमें 6 आदमी रहते थे, उसमें भी 16 आदमी रहने लगे, तो विवाद बढ़ेगा, दृष्टिकोण बढ़ेगी, दृष्टिकोण डिफरेंट हो जाएंगे। किसी को ये सोफा पसंद नहीं, किसी को ये कुर्सी पसंद नहीं, किसी को ये नहीं। हमने देखा होगा ना, घर में देखिए ना, बिल्कुल जितने ज़्यादा बच्चे उतने ही आपके डिसऑर्डर लेगा। उस वक्त जो पर्सनैलिटी करेक्शन का एक टूल है वो है मीडिया, जहाँ एक एकत्रित तरीके से आप पूरे बच्चों को ये समझा सकते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, सत्य के पीछे सत्य क्या है। वो कोशिश करते हैं मीडिया वाले, लेकिन होता ये है कि मैं कहानी बताता हूँ कि एक आदमी था जो अच्छा था, उसने मर्डर शुरू करने की, तो मैंने मर्डर के ऊपर तो आधी फिल्म बना दी, अच्छाई के ऊपर मैंने 5% दिया। तो वो फिर मैं भी उसी में क्राइम में चला गया। अगर मैं ये बताऊं कि ये जो पूरी हेट चल रही है, घृणा चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, उसको मैं बढ़ावा ना देके एक अपने विवेक से, अपने सांस्कृतिक विवेक से उसको मैं बैलेंस करने की करूँ। अभी क्या हो गया है कि कमर्शलाइजेशन जिसको कहते हैं ज़्यादा हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं जानता हूँ कि उनकी नीयत मीडिया वालों की यही रहती है कि अच्छा हो, लेकिन अभी ये कंपटीशन उनका भी आपस में है, जैसे हमारी फिल्मों वालों का कंपटीशन है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया को एक सीनियर सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। सीनियर सिटीजन जब होता है वो समझाता है कि भैया हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत तकलीफें देनी है, ये देश और ये जो घर है इसको संभालने के लिए हमको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी बताते हैं तो बच्चे जल्दी पकड़ते हैं, है ना। बिल्कुल सही। तो हमें पॉजिटिविटी के हिसाब से किस तरह से उसको नैरेटिव में चेंज करना है, एक मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जबकि पहले जब हम थे 80s में या 70s में तो येलो जर्नलिज्म अलग था, जर्नलिज्म अलग था। अभी येलो जर्नलिज्म फ्रंट पेज पे आ गया है, बीच में थर्ड पेज में था। तो जब वो फ्रंट पेज पे आ जाता है तो आप सोचिए कि अल्टीमेटली आर्किटेक्ट तो मीडिया ही है। आर्किटेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड सोशल फैब्रिक इज ए मीडिया। जैसा आपने कहा कि मीडिया ही प्रतिबिंब है। मीडिया वो ये कहता है, मीडिया तो ये क्लेम करता है कि हम प्रतिबिंब हैं, जो हो रहा है हम बता रहे हैं। पर जो हो रहा है उसको किस तरह से बताना है, सही बता कि दूसरे के ऊपर असर ना पड़े कि एक और कांड हो जाए। इस बताने का भी तो तरीका आपका और आपकी नीयत पता लग जाती है कि आप किस तरह से बता रहे हैं उसको। जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की और इसीलिए शायद आपको द ग्रेट शोमैन कहा जाता है। आप खुद को कितने तरक्की करते हैं, आपकी डेवलपमेंट जो है एज ए पर्सनैलिटी कैसी हुई है। अब शोमैन का मतलब तो ये भी होता है कि टोपी पहना हुआ जोकर सा आदमी है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। एक शोमैन का ये भी मतलब होता है कि आप एक शो को अच्छे व्यापक तरीके से, भव्य तरीके से फिल्म बनाते हैं। जब भव्य तरीके से फिल्म बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक एपिकल फिल्म, क्लासिकल फिल्म बनाई। उसको ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। एक वर्ड है एक्टर और एक है स्टार। जी, क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले हम समझ लें कि स्टार किसको कहते हैं। जी, क्रिकेट स्टार भी हो सकता है, बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टार भी हो सकते हैं, और फिल्म का स्टार भी हो सकता है। स्टार का असली मतलब होता है कि जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। अच्छा, जी, स्टार का मतलब ये है ना, स्टार तो एक बम का गोला है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये एक भ्रम जिसको सारी दुनिया देखती है और एंजॉय करती है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, या वो उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है जो कि आसमान पे वो चमचमाता है। एक्टर जो है वो पहले एक्टर ही होता है, फिर वो स्टार बनता है, क्योंकि उसको एक राइटर डायरेक्टर उसको कैरेक्टर देता है, उसको लखन फिल्म देता है, खलनायक देता है, तब वो एक्टर आस्ता आस्ता स्टार बनता है, उसको हीरो देता है ना। तो स्टार का मतलब जिस वक्त पूरी दुनिया उसके लिए अनक्रिटिकल एडमायरर हो जाती है कि अब इसके बाद हम इसके फ़ैन हैं, इसकी बुराई नहीं सुन सकते। जब जनता, आम जनता उसकी बुराई ना सुन सके, आप समझिए कि वो स्टार बना है, पर है तो वो एक्टर। लेकिन जो एक्टर हैं
वो अपनी प्रतिभा में, अपनी कला में बहुत निपुण आदमी है। उसको स्टार बनने की ज़रूरत नहीं कि वो अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स करता है, अलग अलग तरीके से लोगों का प्रतिबिंब बनता है। वो जज भी बनता है, ड्राइवर भी बनता है, नौकर भी बनता है, मालिक भी बनता है। जैसे आप अपन त्रिपाठी जी देख लीजिए और हमारे मनोज बाजपेयी साहब देख लीजिए, और कितने अच्छे एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह हैं। ये एक्टर्स हैं। और जो स्टार्स हैं वहाँ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन जी। सी क्यों ये जो स्टार है कि ये जो कहेंगे वो सही होगा, लोगों की नज़र में है। ये अच्छे लगते हैं हमको, हमारे ये मन को भाते हैं। अभी एक्टिंग बुरी भी करें, रोल बुरा भी करें तो भी चलेगा हमको, कुछ भी करें। तो अनक्रिटिकल एडमायर इज ए फैन। और फैन लोग ही उस एक्टर को स्टार बनाते हैं, फैन लोग ही पॉलिटिक्स में उसको स्टार बनाते हैं। लेकिन अगर वो स्टार ये समझते कि मेरा अंदर का काम ये है, सच्चाई से काम करना, जो मेरी ड्यूटी है उसको पूरा निभाए, तो वो लंबा चलता है। नहीं तो वो स्टार टिमटिमाते ख़त्म हो जाता है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। पूजा जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो ये थे सुभाष घई। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।